आपका पूछा गया है लॉन्ग टर्म रेशो। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, जो सोल्वेंसी रेशो होता है वो बताता है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। और वो रेशो कौन सा होता है? एसेट लाइबिलिटी नहीं, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। यस, डेब्ट टू इक्विटी रेशो आपका सोल्वेंसी रेशो में आता है। तो सही आंसर आपका होगा बी। अगर यहाँ रेशो की बात करें तो रेशो कितनी तरह के होते हैं, रेशो कौन कौन से होते हैं, तो एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो देखें, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज, ये दो तरह के रेशो होते हैं और दो तरह से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम दो अप्रोच से कर सकते हैं। पहली अप्रोच हमारी कौन सी होगी? पहली अप्रोच होगी हमारी, पहली अप्रोच को कह सकते हैं हम ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कह सकते हैं। दूसरी को कह सकते हैं हम फंक्शनल अप्रोच। यस, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल अप्रोच या क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें कितने रेशियो होते हैं, तो ट्रेडिशनल में आते हैं आपके स्टेटमेंट, इंक चेंज कर लेते हैं, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस। और दूसरा होता है आपका बैलेंस शीट रेशो, बैलेंस शीट रेशो। और थर्ड होता है आपका कंपोजिट रेशो। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो इधर कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर इनके इनके टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, फंक्शनल कौन कौन से होते हैं? फंक्शनल होते हैं आपके लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो। दूसरा होता है आपका लेवरेज रेशो, रेशोज। और थर्ड आपका एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो भी कह देते हैं इसको, एक्टिविटी, या इसको क्या बोलते थे, टर्नओवर रेशो भी कह देते हैं इसको। फोर्थ होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। और फिफ्थ होता है आपका कवरेज रेशो। तो ये आपके रेशो होते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल में दो आइटम के बीच में रेशो बताया जाता है, तो दोनों ही आइटम जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिए जाते हैं। बैलेंस शीट में दोनों ही जो लिए जाते हैं आपके, वो दोनों आइटम ही कहाँ से लिए जाते हैं? आपके बैलेंस शीट से लिए जाते हैं। जैसे करंट एसेट अपन करंट लाइबिलिटी की बात करें, ये करंट रेशो होता है, तो देखिए इसका करंट एसेट भी बैलेंस शीट में मिल जाएगा, करंट लाइबिलिटी भी बैलेंस शीट में मिल जाएगी, तो इसको बोलेंगे बैलेंस शीट रेशो। और कंपोजिट रेशो ऐसे रेशो होते हैं जिसका एक आइटम तो होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और दूसरा होगा आपका बैलेंस शीट से, तो वो होते हैं आपके कंपोजिट रेशो। लिक्विडिटी रेशो जो आपके शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बताते हैं। और लेवरेज और एक्टिविटी रेशो को हम धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो टाइप्स के रेशो हो गए हैं,
तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि करंट रेशो जो दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल आपकी दी हुई है 1,12,500 एंड स्टॉक दिया हुआ है आपका 85,000 82,500। देन एसिड टेस्ट रेशो विल बी, एसिड टेस्ट रेशो पूछा है, एसिड टेस्ट रेशो पूछ रहा है। और एसिड टेस्ट रेशो का फॉर्मूला होता है आपकी क्विक एसेट या एसिड एसेट, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो आपको चाहिए क्विक एसेट चाहिए और करंट लाइबिलिटी चाहिए। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ आपको करंट रेशो, और करंट रेशो क्या होता है, करंट रेशो होता है आपका करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है करंट रेशो, तो करंट रेशो का फॉर्मूला रख देंगे 1/1.57 अपॉन 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आपको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल वैसे तो फॉर्मूला होता है आपका वर्किंग कैपिटल इजिकल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी होता है। लेकिन हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि ये क्या है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस, वो वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो आपका कितना है, ये तो है आपके करंट एसेट और ये क्या है आपकी करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो इनका अगर हम डिफरेंस देखें यहाँ 1.75 माइनस 1 कितना आता है डिफरेंस, ये 7.5 आता है, 0.75 ये डिफरेंस आता है। तो हम कह रहे हैं कि डिफरेंस इतना है और क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है 1,12,500। इसका मतलब 0.75 किसके बराबर है, ये है आपका 1,12,500 के बराबर है। इसलिए वन किसके बराबर होगा, तो वन होगा आपका 1,12,500 डिवाइड बाई 0.75 और इंटू वन। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करके आ जाएगा आपका 1,50,000, ये आ जाएगा 1,50,000। तो 1,50,000 किसकी वैल्यू आ गई, वन की। और वन क्या था यहाँ, वन थी आपकी, ये रही वन थी आपकी, वन थी आपकी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वन थी आपकी यहाँ पर करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी कितनी दे दी आपको, 1,50,000। अब आप देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, करंट लाइबिलिटी दी हुई है आपकी 1,50,000। ठीक है, करंट लाइबिलिटी दी हुई है 1,50,000 और करंट एसेट, करंट एसेट ये है आपकी करंट लाइबिलिटी से 1.75 ज्यादा, करंट लाइबिलिटी से। और करंट लाइबिलिटी कितनी दी हुई है आपकी, इसकी वैल्यू कर दो, 1,50,000 दी हुई है करंट लाइबिलिटी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 2,62,500, इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 2,62,500। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास क्या है, ये करंट एसेट, ये क्या है आपके पास करंट लाइबिलिटी। आपको निकालना क्या है, करंट रेशो। ठीक है, और इसमें आपको चाहिए करंट एसेट, तो करंट एसेट तो आपके पास है, करंट एसेट कितनी आई है आपकी, करंट एसेट आई है आपकी 2,62,500। ठीक है, अपॉन अब चाहिए आपको करंट, अब आपको चाहिए, सॉरी, करंट एसेट तो करंट में, करंट एसेट ने अब हमें निकालना है लिक्विड रेशो या क्विक रेशो। तो क्विक रेशो को देखिए, क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है, क्विक रेशो का फॉर्मूला है करंट लाइबिलिटी और क्विक एसेट, लेकिन हमारे पास क्या है करंट एसेट। तो अगर आप करंट एसेट में से माइनस कर देंगे स्टॉक को, अगर आप 82,500 को कम कर देंगे तो ये आपका क्या बचेगा, ये बचेगा आपका क्विक एसेट। ठीक है, तो क्विक एसेट कैसे आ जाएगी आपकी, क्विक एसेट आएगी आपकी क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट कितनी है, जैसे हमने देखा अभी करंट एसेट है 2,62,500। ठीक है, माइनस, और जो आपकी करंट लाइबिलिटी, नहीं क्या लिख दिया मैंने यहाँ, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। देखिए क्विक एसेट का मीन्स है ये होता है मीन्स करंट एसेट माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री, स्टॉक या
इन्वेंट्री, और स्टॉक इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है 82,000। तो आप क्या करेंगे, इसको 82,500 को माइनस कर देंगे, और जैसे आप इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 1,80,000। ठीक है, तो ये बच जाता है आपका 1,80,000। अब आ जाइए आप अपने फॉर्मूले पर। देखिए आपको क्विक एसेट चाहिए, क्विक एसेट ये निकल कर आई कितनी है, 1,80,000। ठीक है, अपॉन, और आपकी जो करंट लाइबिलिटी थी, करंट लाइबिलिटी कितनी है आपकी, 1,50,000। आप इनको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करते आपका क्या आता है, डिवाइड करके आएगा आपका 1.2:1। तो ये आ गया आपका आंसर 1:2 और रेशो 1। ये आ गया आपका क्या, क्विक एसेट, सॉरी क्विक रेशो, या चालू, चालू नहीं, इसको क्या बोलेंगे आपको, अमल, अमल नहीं, इसको बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशो भी कह देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिड टेस्ट रेशो। कितना आंसर आया है इसका, 1.2। देखो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है इसके आंसर लिखने में, यहाँ पर ये डेसिमल है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। दोबारा सुन लीजिए, आपको क्या करना है, आपको वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में डिफरेंस करना है। डिफरेंस आपका आ जाएगा 0.75, और इस डिफरेंस को आप वर्किंग कैपिटल के इक्वल रख देंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी, वन की भी वैल्यू आ जाएगी, और वन क्या है, करंट लाइबिलिटी। तो आपको करंट लाइबिलिटी यहाँ मिल जाएगी, करंट लाइबिलिटी से आप करंट एसेट निकाल लेंगे। और क्विक एसेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्विक एसेट के लिए आपको करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर देना, तो ये आपकी क्विक एसेट आ जाएगी। उसके बाद बस आपको यही तो चाहिए, आपको क्विक एसेट चाहिए और करंट लाइबिलिटी चाहिए, तो क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सेल 8 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है आपको 4,80,000, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 1,20,000, देन नेट प्रॉफिट रेशो विल बी। तो नेट प्रॉफिट रेशो क्या होगा, पहले नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल, ऑन सेल्स इंटू 100। 100 का मीन्स है कि इसके सभी जो आंसर आएंगे वो किस में आते हैं आपके, वो सभी परसेंटेज में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, और नेट प्रॉफिट के बाद हमें चाहिए सेल। तो आपको देखो सेल दी हुई है 8 लाख, तो सिंपल आपको क्या करना है, 8 लाख यहाँ पर लिख देना है, 8 लाख। ठीक है, इसके बाद अब आपको चाहिए नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के लिए थोड़ा सा आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो आपको नेट प्रॉफिट फाइंड करना है, नेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है, जो आपकी सेल्स होती है, जितना आपने माल बेचा उसमें से आप माइनस कर दीजिए टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ आपको कॉस्ट ऑफ सेल, COGS दी हुई है आपको 4,80,000, मतलब COGS दी हुई है। और फिर यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, इन दोनों को आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए आपकी सेल कितनी दी हुई है, सेल गिवन है आपकी, सेल है आपकी 8 लाख माइनस, अब यहाँ देखते हैं कॉस्ट दी हुई है आपकी 4,80,000, प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 1,20,000। तो ये 8 लाख में से माइनस करना है 5-6 लाख, तो कितने बचेंगे आपके, 2 लाख बच जाएंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने फॉर्मूले पर। अब वैल्यू आपकी सब मिल गई है, तो देखिए आपको नेट प्रॉफिट कितना था, 2 लाख। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना था आपका, 2 लाख, और इंटू 100। 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगे, और 2 से काटोगे आप इसको 8 को, तो 4 2 4 जा 8, और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25%। ठीक है, तो आंसर आपका करेक्ट क्या होगा, सी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं आदर्श चालू अनुपात क्या होता है, तो आदर्श चालू अनुपात पूछ रहे हैं, तो ये होता है आपका 2:1। ठीक है, 2:1 होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, और ऐसी टेस्ट रेशो कितना होता है, 1:1 होता है। आदर्श रेशो, आइडियल मतलब इतना रेशो होना चाहिए, अच्छा माना जाता है।
अम्ल परीक्षण रेशो, एसिड टेस्ट रेशो आदर्श जो होता है वो कितना होता है? 1:1 होता है। सरलता और जोखिम के मध्य संबंध है, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द लिक्विडिटी एंड द रिस्क। दोनों के इसमें क्या है? सीधा परिवर्तन है, या आपका इनवर्स रिलेशनशिप है, या आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, या ऊपर में से कोई भी नहीं। तो कह रहे हैं लिक्विडिटी और रिस्क में, तो इसमें होता है डायरेक्ट रिलेशन। क्यों होता है? देखिए बिजनेस जितना भी जितनी भी लिक्विडिटी होगी, उसमें रिस्क उतना ही, उसमें उसमें रिस्क ही उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पीवी रेशो की बात करें तो पीवी रेशो के वैसे तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है कि पीवी जो लाभ रेशो है या पीवी रेशो है, प्रॉफिट वेरिएबल रेशो है आपका, तो इसको क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ये ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर होता है, वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है, फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बराबर होता है। तो ये होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाभ में परिवर्तन अपॉन बिक्री में परिवर्तन इनटू 100, ये किसका रेशो होता है? क्या ये ब्रेक इवन पॉइंट का होता है, पीवी रेशो का होता है, कंट्रीब्यूशन का होता है, या आपका परसेंट इंक्रीज इन सेल का रेशो होता है, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी? देखिए ये सभी एक ही चैप्टर्स में आते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आप यदि पीवीसी रेशो देखेंगे, तो इसमें सभी आपके क्या क्या आते हैं? उसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। आपको कंट्रीब्यूशन फाइंड करना होता है, पीवी रेशो फाइंड करना होता है, ब्रेक इवन फाइंड करना होता है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी करना होता है। कि तो ये एक ही चैप्टर से आपको दिए हुए हैं चारों। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? बीपीवी रेशो का फॉर्मूला ये भी होता है कि लाभ में परिवर्तन बिक्री में परिवर्तन इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकल लाभ अनुपात की गणना की जाती है, तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड। तो ये कैसे किया जाता है? ग्रोस प्रॉफिट अपॉन ग्रोस सेल इनटू 100, या ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल अपॉन 100, या नेट प्रॉफिट ग्रोस सेल अपॉन 100, या नन ऑफ दी अबव। देखिए जब ग्रोस की बात हो रही है तो ग्रोस प्रॉफिट चाहिए आपको, और नीचे आपकी नेट सेल इंटू 100 होनी चाहिए, तो आपको ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया हुआ है, इफ द करंट रेशियो ऑफ द फर्म का करंट रेशियो दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दी हुई है 90,000, देन द करंट लाइबिलिटी विल बी। तो करंट लाइबिलिटी पूछ रहे हैं। देखिए आपको वर्किंग कैपिटल भी दी हुई है आपको, और यहाँ दिया हुआ है करंट जो रेशियो होता है, इंक चेंज कर लेते हैं। जो आपका करंट रेशियो होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको अगर देखें तो ये दिया हुआ है आपका, अच्छा ये होता है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल दी हुई है, और वर्किंग कैपिटल का रेशो क्या होता है? मैंने क्या लिख दिया, सॉरी यार, सॉरी सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी। ये मैंने वर्किंग कैपिटल भी इसमें इंक्लूड कर दी। तो वर्किंग कैपिटल का रेशो होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल कितनी दी हुई है? 90,000 रुपये दी हुई है, वर्किंग कैपिटल ये रही। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर करंट ये दिया हुआ है आपको, एज्यूम कर लेते हैं, तो ये कितना है आपका? 0.5 करंट एसेट, और माइनस ये है आपकी 1 करंट लाइबिलिटी। अगर यहाँ पर इसमें एक्स एक्स लगा लें, कि मान लेते हैं इसकी लेट कर लेते हैं यहाँ पर, एक करंट एसेट जो है वो आपकी 2.5x है, और आपकी करंट लाइबिलिटी आपकी x है। तो यहाँ पर हम इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1.5x, और इधर क्या है? 90,000 दिया हुआ है, और x की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 90,000 को डिवाइड कर देंगे 1.5 से, तो डेसिमल हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, और 15 चुका 90 हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू आपकी 60,000। ठीक है, तो x क्या था आपका? करंट लाइबिलिटी था। पूछा क्या है आपसे? करंट लाइबिलिटी ही पूछा है, तो 60,000 आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए हो, ए बी सी, सी होगा, तो आंसर सी आपका करेक्ट होगा, 60,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समकों में लाभ मात्रा अनुपात की गणना कीजिए। लाभ मात्रा अनुपात मतलब पीवी रेशो आपसे पूछ रहा है, तो पीवी रेशो के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? यहाँ आप पहले देखिए क्या दिया हुआ है आपको, सेल दी हुई है दोनों ईयर की, और आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, कौन सा? जिसकी अभी बात कर रहे थे हम, चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल। ये रेशो यहाँ पर फॉर्मूला लग सकता है। क्या लग सकता है आपको? आपको निकालना है पीवी रेशो, निकालना है पीवी रेशो। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लग सकता है? चेंज इन
प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ है सेल में? तो सेल में आप चेंज देखेंगे तो पहले सेल कितनी थी? सेल पहले थी 75, सॉरी पहले कितनी थी? 50 थी, अब होगी 75। तो कितने का डिफरेंस आ गया है? तो ये डिफरेंस आ गया आपका सेल में, सॉरी पहले प्रॉफिट में देख लेते हैं। तो 5 से 10 हो गया है, 5000 का डिफरेंस आ गया है। अपॉन यहाँ पर देखें तो सेल में कितने का आ गया है? सेल में डिफरेंस आ गया है आपका 25,000 का। ठीक है, 75 और 50 और 75 और इनटू आपका 100 आ जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं 5 जा, और 5 से इसको करेंगे तो 20। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 20%। 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे अच्छा पीवीसी रेशो में यह है कि आपको जो कंडीशन दिख रही है आप उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको गिवन है, बिक्री दी हुई है, आपको वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट है आपकी, ऑपरेटिंग लीवरेज वैल्यू विल बी। तो आपको संचालन उत्तोलन होगा आपका, ऑपरेटिंग लीवरेज कितना होगा? तो ऑपरेटिंग लेवरेज रेशो अगर देखें हम तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, तो ये होता है आपका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी जगह हम क्या भी लिख सकते हैं? हम इसको ये भी कर सकते हैं कि सेल्स, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं हम? कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट, ये फॉर्मूला होता है आपका किसका? कंट्रीब्यूशन का। और अपॉन अगर आपको प्रॉफिट देखना है तो आप उसको कैसे करेंगे? सेल में से माइनस कर देंगे, सेल्स से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे आप? कि जो भी वेरिएबल कॉस्ट है उसके साथ प्लस जो भी फिक्स कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कह सकते हैं, इस कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितनी दी हुई है आपकी? 1 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है आपकी 50,000। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका 50,000 डिफरेंस। ठीक है, 1 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। उसके बाद फिर कह रहे हैं सेल्स माइनस वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 50,000, और आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? ये दी हुई है आपकी 25,000। ठीक है, दोनों कितनी दी है? 25,000। तो 50 25 75 हो जाएगा। तो 75, और सेल्स, सॉरी सेल्स मैंने शायद, अच्छा सेल्स, और सेल्स कितनी दी हुई है हमारी? सेल्स दी हुई है हमारी 1 लाख। तो हमें क्या करना है? 1 लाख में से माइनस करना है फिक्स कॉस्ट और आपकी वेरिएबल कॉस्ट। तो कितनी दी हुई थी ये? दोनों को मिलाकर आ रही थी आपकी 75,000। तो ये आ जाएगा आपका 25,000। तो 25,000 क्या आ जाएगा आपका? ये प्रॉफिट आ जाएगा 25,000। ठीक है, 25,000 क्या होगा आपका? प्रॉफिट होगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2। तो देख लीजिए आंसर क्या है आपका? 2 आंसर है, ये याद रखना। आपको याद रखना है क्या? कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन प्रॉफिट, और प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरिएंस एनालिसिस ए रिलेटेड तो ये किससे रिलेटेड होता है? रेशो एनालिसिस से, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, मार्जिनल कॉस्टिंग से, या नन ऑफ द अबव? तो ये होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विड रेशो कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो लिक्विड रेशो का जैसे कि अभी शुरू में फॉर्मूला देखा था, क्या होता है उसमें? लिक्विड एसेट और करंट लाइबिलिटी। सी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिविटी रेशो? एक्टिविटी रेशो को दूसरा नाम क्या है आपका? टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो भी होता है, तो आप इससे भी याद रखें। तो नेट प्रॉफिट रेशो, करंट रेशो, देखिए ये तो आपका आ जाता है करंट रेशो में ही। आ, यह है डेटर्स, डेटर्स टर्नओवर रेशो, देखिए नाम से ही आ रहा है टर्नओवर रेशो। तो टर्नओवर रेशो, एक्टिविटी रेशो, ये टर्नओवर रेशो ही होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिए हैं डिबेंचर, दिए हैं इक्विटी से, इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है, कैश दिया हुआ है, डिबेंचर दिया हुआ है, पूछा है आपसे डेप्ट टू इक्विटी रेशो। तो यहाँ बात हो रही है डेप्ट टू इक्विटी रेशो की बात हो रही है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट अपॉन इक्विटी होता है, और डेप्ट का मतलब जो आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट है। तो डेप्ट कितना दिया है लॉन्ग टर्म? आपके 5 लाख तो दिए हुए हैं। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स 5 लाख के दिए हुए हैं, और ये क्या है आपके? दो 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 बार डिबेंचर दिए हुए हैं क्वेश्चन में। आ, ऋणपत्र और देनदार। अच्छा, ये डिबेंचर्स नहीं है, ये देनदार है।
ये हैं आपके देनदार, डेटर्स, ये हैं आपके डेटर्स। ठीक है, ये क्या है आपके डेटर्स दिए हैं 2 लाख। तो आपके डिबेंचर्स देख लेते हैं, डिबेंचर्स कितने के हैं, 5 लाख के दिए हुए हैं, तो सीधा सीधा यहाँ 5 लाख रुपए लिख देंगे। डिबेंचर लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है, डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट, और लॉन्ग टर्म डेप्ट में आता है आपका डिबेंचर और प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिवेंचर लिख देंगे 5 लाख के। अब चाहिए आपको एक्विटी, एक्विटी में आप देखेंगे आपकी शेयर कैपिटल कितनी दी हुई है, 25,000 दी हुई है आपकी। नगद कैश वैश यहाँ पर कुछ लेना नहीं है, तो ये आप लिख देंगे 25 लाख। 25 लाख दी हुई है। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट होगा। क्या आ रहा है आपका 15 आ रहा है, और आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.21, 0.2:1। तो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा आपका, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करना है, डिबेंचर और आपका प्रीपेड रेंट, इंटरेस्ट ड्यू, बैंक ओवरड्राफ्ट। पूछ रहा करंट लाइबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म डेप्ट होते हैं, इसको तो इंक्लूड नहीं कर सकते। प्रीपेड रेंट जो आपने पहले ही दे दिया, ये तो आपकी करंट एसेट हो जाएगी, लेकिन यह लाइबिलिटी पूछ रहा है। इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, ये आपकी करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लाइबिलिटी होता है। इसका मतलब 3 और 4, तो 3 4 ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अनुपात जो स्वामियों के, इंक चेंज कर लेते हैं। वह अनुपात जो स्वामियों के द्वारा वित्त पोषण और बाहरी लोगों द्वारा प्रदान किए गए वित्त पोषण के सापेक्ष योगदान को मापता है, क्या कहलाता है। तो उसको लिक्विडिटी रेशो कहते हैं, लेवरेज रेशो, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो उसको कहते हैं आपका लेवरेज रेशो, क्योंकि लिक्विडिटी में तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बताता है, एक्टिविटी रेशो में बताता है कि आप कितनी जल्दी अपने रिसोर्सिज को कन्वर्ट कर सकते हैं सेल में। प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट बताता है आपका। और बाकी आपका लिवरेज रेशो क्या बताता है, यही बताता है जो आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घटता हुआ चालू अनुपात दर्शाता है। देखिए, अगर आपका चालू अनुपात करंट रेशो गिर रहा है, तो ये स्टेबिलिटी दिखाता है बिजनेस की, इंक्रीजिंग लिक्विडिटी दिखाता है, स्ट्रेन लिक्विडिटी दिखाता है, या सेटिस्फैक्ट्री करंट सोल्वेंसी दिखाता है। तो सही आंसर होगा आपका ये तनावपूर्ण तरलता दिखाता है, ये घटना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पाद ए 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम सामग्री प्राप्त करता है। उत्पादन ए का निर्माण के लिए सामग्री की वास्तविक खपत 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 12 किलोग्राम सामग्री आती है। प्रत्यक्ष सामग्री की लागत क्या होगी। तो इसकी लागत निकालने हमें प्रत्यक्ष सामग्री की लागत देखते हैं कितनी होगी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट हमें चाहिए, और मटेरियल कॉस्ट को कैसे कर सकते हैं हम, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। देखिए, टोटल अगर कॉस्ट की बात करें तो वो कैसे निकलेगी, आपकी वो निकल सकती है एस क्यू इंटू एस पी, और माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए आपके एस क्यू, यहाँ कितनी दी हुई है, एस क्यू दी हुई है आपकी 10। तो एस क्यू आप 10 लिख सकते हैं, इंटू एस पी कितनी दी हुई है आपकी, क्वेश्चन में एस पी दी हुई है आपकी 5 दी हुई है, 5 लिख सकते हैं, माइनस अगर ए क्यू की बात करें, ए क्यू आपकी 12 दी हुई है, और ए पी आपकी 6 दी हुई है। दोनों को कर लेते हैं, 50 माइनस, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का -22। ठीक है, तो ये क्या है आपका अनुकूल नहीं होगा, ये प्रतिकूल होगा, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे आप, प्रतिकूल कहेंगे। क्या कहेंगे आप, प्रतिकूल कहेंगे। आंसर क्या आपका सही होगा, अनुकूल प्रतिकूल। तो ये प्रतिकूल आएगा, और प्रतिकूल में आप देखेंगे ऑप्शन बी 22 प्रतिकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर, चेंज कर लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज डिसीजन कम इनटू द एम्बिट ऑफ, पूंजी संरचना और उत्तोलन निर्णय इसके दायरे में आते हैं। किसके दायरे में आते हैं,
इन्वेस्टमेंट डिसीजन के, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन के, फाइनेंसिंग डिसीजन के, डिविडेंड डिसीजन के। तो कैपिटल स्ट्रक्चर आता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन में। ठीक है, कितना कैपिटल आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर विल बी डिक्रीज दैट इक्विटी रेशियो। तो इक्विटी रेशियो को ये डिक्रीज कर देता है, या लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, हाँ भाई ये तो सही होगा, ये तो इंक्रीज कर देता है, डिक्रीज कर देता है, सॉरी। और लिक्विड टर्म रेशो ड्यू फॉर द पेमेंट विद इन द a year should be treated as current liquidity। तो 1 वर्ष के भीतर भुगतान किए जाने वाले दीर्घकालीन दायित्वों को चालू दायित्व के रूप में जाना जाना चाहिए। ये भी सही है। हायर ऑपरेटिंग रेशो इंडिकेट द हायर प्रॉफिट। ऑपरेटिंग रेशो की बात कर रहे हैं ये। और ऑपरेटिंग रेशो में क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है ऊपर, तो और नीचे होती है सेल। तो ऑपरेटिंग रेशो अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये ना समझे कि प्रॉफिट भी हायर हो रहा है, ये गलत है। तो ये गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। कॉस्ट ऑफ सेल इज बेटर देन न्यूमरेटर देन द सेल्स व्हाइल कैलकुलेटिंग स्टॉक टर्नओवर, ये भी ठीक है, तो आपका सी आंसर यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is an implicit true cost of the increasing portion of the debt to company? तो पीई रेशो होता है आपका, कंपनी वुड बी इंक्रीज होगी, या रेट ऑफ द रिटर्न ऑफ द कंपनी वुड बी डिक्रीज होगी, या टैक्स शील्ड वुड बी द नॉट बी अवेलेबल ऑन द न्यू डेप्ट, या इक्विटी शेयर होल्डर शुड डिमांड हायर रिटर्न। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका डी। इक्विटी शेयर होल्डर डिमांड्स हायर रिटर्न। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा अधिक रिटर्न की मांग करते हैं कि हमें रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, और वो इसीलिए काम करते हैं कि रिटर्न हमें ज़्यादा मिले। कंबाइंड लिवरेज कैन बी यूज्ड फॉर मेजर टू द रिलेशनशिप बिटवीन। तो जो आपका कंबाइंड लिवरेज है, तो उसको संयुक्त उत्तोलन का उपयोग जो किया जाता है, वो किस किस में किया जाता है, ईबीआईटी, ईपीएस, या सेल्स एंड ईपीएस, या सी आपका सेल्स एंड ईबीआईटी, या पैट और ईपीसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फोर्थ, पीईटी और ईपीसी। तो देखिए आप ये देखिए कम समय में, क्योंकि आपका एग्जाम 17 है, आपका 12 to 17, तो इसलिए आपके लिए ये जरूरी था कि आपको टाइम कम बचाते हुए और आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। तो एचपीएससी वालों के लिए ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट ऐसी सेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें सब्सक्राइबर किया, हम पे बिलीव किया, ट्रस्ट किया है। तो आई होप आपका एग्जाम अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।